तुम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ज़रा स्टार्ट किया था पावर रिसोर्सेज के चैप्टर को, ठीक है। और मैंने आप लोग को ये बताया था कि हमारे पास दो टाइप्स की पावर रिसोर्सेज होती हैं। एक रीन्यूएबल होती हैं और एक नॉन रीन्यूएबल होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली थी। और साथ में मैंने आपको पावर रिसोर्सेज की डेफिनेशन भी बताई थी कि पावर रिसोर्सेज वो सारी सोर्सेज हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं मशीन्स को रन करने के लिए, ऑटोमोबिल्स को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। सही है, ट्यूबवेल्स, ट्रैक्टर्स, इन सबको चलाने के लिए पावर रिसोर्सेज इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास कुछ पावर रिसोर्सेज रीन्यूएबल हैं और कुछ हमारे पास नॉन रीन्यूएबल हैं। और तुम्हें याद होगा रीन्यूएबल में मैंने तुम लोग को उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताई थी कि रीन्यूएबल सोर्सेज कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, इनको आप रिसाइकिल कर सकते हो और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। फॉर एग्जांपल सोलर, विंड और एचईपी। सही है। अच्छा, हम लोगों ने रीन्यूएबल सोर्सेज से स्टार्ट लिया था। मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ, एक रीकैप दे रहा हूँ, फिर मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ। हम लोगों ने रीन्यूएबल सोर्सेज से स्टार्ट लिया था और जो हमने फर्स्ट रीन्यूएबल सोर्स डिस्कस करना शुरू किया था उसका नाम था एचईपी। अगर हम लोग एचईपी के बारे में बात करें तो आप लोग को पता है कि एचईपी को हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं या इसको हम हाइडल पावर भी कहते हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, एचईपी स्टैंड्स फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज हाइडल पावर। और ये वो इलेक्ट्रिसिटी है जो वाटर के प्रेशर से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वाटर के प्रेशर से। अच्छा, इधर तुम्हें डेफिनेशन नजर आ रही है, इट यूजेस द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स एज वेल एज फ्लोइंग इन रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर के प्रेशर को यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने तुम लोग को इसकी एक डायग्राम समझाई थी जो तुम लोग को सामने नजर आ रही है। एक तुम लोग को रेजरवॉयर नजर आ रहा है जहाँ पे वाटर स्टोर है। ये पानी रिवर्स का है और रेन का है, ठीक है। बारिश से जो पानी जमा होता है रेजरवॉयर में और जो रेन के थ्रू आता है और जो रिवर्स के थ्रू आता है वो पानी रेजरवॉयर में जमा हो जाता है। फिर तुम्हें नजर आ रहा है एक स्लोप, डैम में एक स्लोप बना हुआ है। स्लोप का फंक्शन क्या होता है? वाटर के प्रेशर को इंक्रीज करना। जब वाटर का प्रेशर इंक्रीज होगा स्लोप के थ्रू तो ये टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन तुम्हें नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है 3 पे, ठीक है। टरबाइन फिर काइनेटिक एनर्जी टरबाइन के थ्रू क्रिएट होगी, टरबाइन मूव करेगा वाटर के प्रेशर से। और तुम्हें टरबाइन के ऊपर नजर आ रहा है जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा? इस काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और फिर आपको ट्रांसफॉर्मर्स नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? वोल्टेज को, इलेक्ट्रिसिटी को स्टेबलाइज करना, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को स्टेबलाइज करना। और फिर इलेक्ट्रिसिटी 6 पे तुम्हें ट्रांसमिशन केबल्स या पावर लाइंस नजर आ रही हैं। इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मेरे और आपके घर पे पहुंच जाती है, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। मैं तेज इस वजह से जा रहा हूँ, ये मैं करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान में कौन कौन से एचईपी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको नजर आ रहा है तरबेला डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये रिवर इंडस पे बना हुआ है। मंगला डैम आपको नजर आ रहा है, ये रिवर झेलम पे बना हुआ है। वारसक डैम आपको 3 पे नजर आ रहा है, ये रिवर काबुल पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये 3 मेजर डैम्स हैं जो एचईपी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास डैम्स हैं, लेकिन ये 3 डैम्स तुम्हें याद होने चाहिए और इनकी लेबलिंग भी याद होनी चाहिए। इंडस रिवर पे तरबेला डैम, झेलम रिवर पे मंगला डैम और वारसक डैम जो है वो काबुल रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डैम्स की कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखी थी कि डैम किस जगह पे बनाया जाता है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को, वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, मैंने आप लोगों को डैम्स के बारे में ये बताया था कि डैम्स हमेशा ऐसे एरियाज में, बेटा आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। अब्दुल्ला बेटा आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को देखना, इंटरनेट कनेक्शन को देखो। सही है, ओके। तो हमने देखा था कि डैम्स के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं। डैम्स बनाए जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो, रेनफॉल ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा वाटर अवेलेबल हो। फिर ये जो लार्ज डैम्स हैं ये ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स हों, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर्स समर्स में मेल्ट होते हैं और ये पानी प्रोवाइड करते हैं एचईपी के लिए। फिर मैंने आपको बताया था डैम्स बनाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि किसी ऐसी जगह पे आप डैम बनाओगे जहाँ पे स्लोप हो, स्लोप, ठीक है। स्लोप के बारे में मैंने आपको बताया था।
तो माउंटेन्स में के पास डैम्स बनाए जाते हैं क्योंकि माउंटेन्स के पास स्लोप अवेलेबल होता है। और ये पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इम्परवियस या नॉन पोरस रॉक चाहिए। अब ये नॉन पोरस रॉक या इम्परवियस रॉक वो रॉक होती है जिसके अंदर होल्स नहीं होते। नॉन पोरस रॉक में होल्स नहीं होते। अगर पोरस रॉक होगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। डैम का काम क्या है, वाटर को रिटेन करना, स्टोर करना। तो उसके लिए हमें नॉन पोरस रॉक्स चाहिए ताकि वाटर एब्जॉर्ब ना हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हें नज़र आ रहा है नेचुरल वाटरफॉल, स्टीप नैरोइंग इनटेक टनल फोर्सेस वाटर टू फ्लो फास्ट। ये तुम्हें कुछ करेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं, ये तुम्हें चार, तीन या चार करेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, मैं बस जल्दी से उसको ख़त्म करवा के आगे बढ़ रहा हूँ। रीजंस वाई एच ई पी इज़ नॉट फुली डेवलप्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल है वो 60,000 मेगावाट्स है। लेकिन हम लोग सिर्फ अपनी एच ई पी के पोटेंशियल का 15% यूज़ करते हैं। 85% अभी तक अनएक्सप्लॉइटेड है, ठीक है। तो वो रीजंस क्या हैं, हमारे यहाँ एच ई पी फुली डेवलप्ड क्यों नहीं है? पहला रीज़न ये है कि पाकिस्तान के पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है। आपको पता है डैम्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। दूसरा, पाकिस्तान के पास स्किल्ड या टेक्निकल लेबर अवेलेबल नहीं है। हमारे ज़्यादातर डैम्स पे चाइनीज़ वर्कर्स काम कर रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी लेबर स्किल्ड नहीं है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रोविंसेस जो हैं उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स हैं। जब भी कोई डैम पंजाब पे बनता है रिवर इंडस पे तो सिंध वाले ऑब्जेक्ट करते हैं क्योंकि सिंध वाले ये कहते हैं कि उनका पानी रुक जाएगा अगर पंजाब में डैम बनेगा, ठीक है। उसके बाद ऑपोजिशन फ्रॉम द ट्राइबल पॉपुलेशन। हमारी यहाँ जो ट्राइबल सोसाइटी है नॉर्दर्न एरियाज में, वो अपनी जगह छोड़ के जाना नहीं चाहते। गवर्नमेंट जब भी डिसाइड करती है कि उस जगह पे डैम बनाएगी नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइबल पॉपुलेशन अपने एंसेस्ट्रल होम्स, अपने बाप दादा की ज़मीनों को छोड़ना नहीं चाहते और वो डैम्स की कंस्ट्रक्शन को अपोज करते हैं। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इंडिया हमारी वाटर सप्लाईज रोक रहा है, हमारी वाटर सप्लाईज को ब्लॉक कर रहा है, हमारे रिवर्स पे डैम्स बना रहा है क्योंकि हमारे रिवर्स इंडिया से फ्लो होते हुए आ रहे हैं। ख़ास तौर पे इंडस, झेलम और चेनाब, ठीक है। ये तीन रिवर्स हमारे इंडिया से फ्लो होते हुए आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को रीकैप मिल गया होगा जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तुम लोग जल्दी से मुझे ज़रा बता दो यहाँ तक बात समझ में आ गई है, मैं क्विकली आगे बढ़ जाऊँ। मेरे पास कुछ और बच्चे जवाब मुझे दे सकते हैं। आई थिंक वी आर हैविंग सम अदर पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास एज वेल। आप लोग मुझे यहाँ पे ज़रा बता सकते हो। इंडस वाटर ट्रीटी को अभी नहीं, वो मैं तुम्हें जो है वो ज्योग्राफी में हम लोग कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। बस ये बोल सकती हो कि इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट कर रहा है और हमारे जो रिवर्स मिले हुए हैं हमें, इंडस, झेलम, चेनाब, उन पे डैम्स बना रहे हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूँ। ज़रा गौर से आप लोग स्क्रीन पे देखोगे ताकि हम लोग क्विकली चीज़ों को कुछ रैप अप करें, ठीक है। एक मिनट दिएगा आप लोग मुझे। अच्छा, तुम लोगों को ये एक मैप नज़र आ रहा है और मैं आप लोगों से कुछ सवालात पूछूंगा और आप लोग कोशिश करना मुझे उसका ज़रा जल्दी जवाब देना। आप लोगों को यहाँ पे मैप्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैप में तुम लोग ज़रा मुझे ये बताना कि जो हमारे पास तरबेला डैम है, टू पे तुम्हें नजर आ रहा है, टू पे तरबेला डैम, तरबेला डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है? अगर तुम देखो इस मैप को तो तरबेला डैम कौन से रिवर पे तुम्हें टू पे नजर आ रहा है? इंडस रिवर पे नजर आ रहा है, लोकेशन याद रखना। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से सही है, इंडस रिवर पे नजर आ रहा है, ओके। उसके अलावा तुम्हें एक मंगला डैम नजर आ रहा होगा जो कि थ्री पे बना हुआ है। मंगला डैम, अगर तुम नीचे रिवर देखो कौन सा रिवर फ्लो हो रहा है, मंगला डैम कौन से रिवर पे नजर आ रहा है आप लोगों को? झेलम रिवर पे नजर आ रहे हैं क्या सबको? झेलम रिवर पे मंगला डैम नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर तुम लोग देखो, एक तुम लोग को वारसक डैम नजर आ रहा है जो वन पे लेवल हुआ है, वारसक डैम। ये कौन से रिवर पे नजर आ रहा है वारसक डैम? काबुल रिवर पे नजर आ रहा है। आप सबको लेफ्ट पे, अगर आप लोग देखो, आप लोग को काबुल रिवर पे
वन पे तुम्हें वारसक डैम नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मैं एक आपसे दो डैम्स के नाम और पूछूंगा तुम्हें। मोहम्मद डैम जो फिफ्थ पे है, मोहम्मद डैम ये किस रिवर पे नजर आ रहा है? मोहम्मद डैम। अगर आप फाइव देखो मोहम्मद डैम, तो ये किस रिवर पे नजर आ रहा है? रिवर सवात पे नजर आ रहा है। तुम लोग को सवात रिवर फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एक द्यामेर भाषा डैम जो कि फोर पे बना हुआ है, तो ये डैम तुम्हें कहाँ पे नजर आ रहा है? द्यामेर भाषा डैम जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये किस रिवर पे बना हुआ है? इंडस पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस पे तुम्हें दो डैम्स नजर आ रहे हैं। एक तुम्हें नजर आ रहा है तरबेला डैम, और एक तुम्हें नजर आ रहा है द्यामेर भाषा। सर, एग्जाम्स में हमें कैसे पता चलेगा कि हमसे जो है वो द्यामेर भाषा डैम लेबलिंग के लिए दिया है या तरबेला दिया है? तो बेटा, द्यामेर भाषा डैम जो है ना, वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, इंडस रिवर पे ऊपर की तरफ बना हुआ है। और अगर तुम लोग देखो तरबेला डैम को, तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बना हुआ है। तो तुम लोगों को ये लोकेशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक आपको बात? सवात इज ऑल्सो अ रिवर एज वेल एज अ प्लेस। ठीक है, सिटी भी है पाकिस्तान की सवात। तो ये रिवर भी है और सिटी भी है, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस मैप का एक स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इज एवरीवन डन विद द स्क्रीनशॉट? जल्दी से बता दो प्लीज। ओके। मेरा आप लोगों से अब एक छोटा सा सवाल है। ये तुम्हें पाकिस्तान का मैप नज़र आ रहा है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि हमारे जो डैम्स हैं या एचईपी स्टेशंस हैं, एचईपी स्टेशंस बोल लो या डैम्स बोल लो, इनको डैम्स बोल लो आप, या आप इनको एचईपी स्टेशंस बोल लो। ये पाकिस्तान के कौन से डायरेक्शन पे नज़र आ रहे हैं? नॉर्थ पे नज़र आ रहे हैं, साउथ पे नज़र आ रहे हैं, ईस्ट पे नज़र आ रहे हैं, वेस्ट पे नज़र आ रहे हैं? कौन से डायरेक्शन पे आपको पाकिस्तान के डैम्स नज़र आ रहे हैं? अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूं, तो आपको ये पाकिस्तान के डैम्स कहाँ पे नज़र आ रहे हैं? मुझे सब बच्चों से जवाब चाहिए। पाकिस्तान का मैप बना हुआ है। एक स्टूडेंट का जवाब आया है। बेटा, ये पाकिस्तान के नॉर्थ पे नज़र आ रहे हैं, नॉर्थ। नॉर्थ। ये आपको पाकिस्तान के नॉर्थ पे नज़र आ रहे हैं, ऊपर की तरफ नज़र आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब एक सवाल आता है पास्ट पेपर में, आप लोगों को कभी ना कभी नज़र आएगा। मैं ज़रा सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये वाली हेडिंग में डिस्कस कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचईपी स्टेशंस। हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस हैं, ये पाकिस्तान में कहाँ पर दिए हुए हैं? तो ये हमें ज़रा पता होना चाहिए। एचईपी स्टेशंस आर लोकेटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लोकेशन। जब भी एग्जामिनर डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो समझ जाना वो लोकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी डैम्स हैं, लार्ज डैम्स बोल लो या एचईपी स्टेशंस बोल लो, अगर हम इसको देखें तो ये हमें नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द कंट्री, लोकेटेड इन केपी के, आज़ाद कश्मीर एंड अपर पंजाब। तो हमारे जो ज़्यादातर डैम्स आपको नज़र आ रहे हैं वो केपी के में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, अपर पंजाब में हैं। इन जगहों पे डैम्स क्यों हैं? अब ये सवाल भी दिमाग में आता है। ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, केपी के, आज़ाद कश्मीर, अपर पंजाब, यहाँ पे डैम्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हैं, यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, माउंटेनियस एरिया है, स्टीप स्लोप है, सही है, माउंटेनियस एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर डैम्स बनाना सूटेबल है। एचईपी स्टेशन के लिए ये प्लेसेस सूटेबल है और यहाँ पे रिवर्स फ्लो होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये बात याद होनी चाहिए। हाँ, सही है, ज़बरदस्त। तो तुम लोग ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एचईपी स्टेशन को एक दफ़ा खुद देखो, और मुझे बताओ कि ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि पाकिस्तान के जो डैम्स हैं, एचईपी स्टेशंस हैं, ये किन प्लेसेस पे बनाए गए हैं, इनकी लोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को यहाँ तक? जल्दी से पढ़ लो उसको। जी अब्दुल्ला, बोलें बेटा, क्वेरी आप अपनी। बाकी बच्चे मुझे पढ़ के बताएं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, जब भी मैंने अभी मैप करवाए हैं ना तुम्हें, डैम्स की पिन पॉइंट लोकेशन, देखो डैम्स की तुम्हें ड्रॉ करने को नहीं आएगी लोकेशन।
वो तुम्हें लेबलिंग दे सकते हैं, लेबलिंग, लेबलिंग दे सकते हैं तुम्हें, ठीक है। एक दफ़ा आइए द्यामेर भाषा डैम की, उन्होंने पिन पॉइंट लोकेशन दे दी है, लेकिन वो ज़्यादातर अपने माइंड में रखना, लेबलिंग देंगे, ठीक है। लेबल करने को देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने करके लिखा हुआ है ना, वो तुम्हें XYZ करके दे देंगे, और बोल देंगे डैम का नाम बता दो, मैं अभी तुम्हारे साथ एक पास्ट पेपर का सवाल डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग मुझे जल्दी से सब बताइए कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई है, कि HEP स्टेशन हमारे कहाँ पर लोकेटेड हैं, ये याद आप लोगों ने करना होगा, ठीक है। नोट्स आप सबके पास अवेलेबल होंगे, नोट्स में देख के इसको याद कर लीजिएगा। कुछ बच्चों के पास पुराना वर्जन होगा नोट्स का, तो वो उसमें ये मैप्स वैप्स नहीं है। अगर किसी के पास पुराना वर्जन है तो उसको नया वर्जन लेना पड़ेगा, बाकी जिसके पास नया वर्जन है वो उसके थ्रू देख सकता है, ठीक है। अब्दुल्ला, मैं इंशाल्लाह भिजवा दूंगा, हिस्ट्री के तो आपको भिजवा दूंगा रिमेनिंग। जियो का मुझे जो है ना, आप एक हफ्ते का टाइम दो। हिस्ट्री के मैं इंशाल्लाह आपको वेडनेसडे को डिलीवर करवा दूंगा, कल मेरी क्लासेस हैं, वेडनेसडे को मैं फ्री होऊंगा, मैं डिलीवर करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ज़रा हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ये जो HEP है, जो वाटर के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम सब ने अभी पढ़ा है कि वाटर के प्रेशर से जनरेट होती है। HEP वाटर के प्रेशर से जनरेट होती है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, ये हम ज़रा देखते हैं। पहला फ़ायदा, इट इज़ अ क्लीन एंड नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्या है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे पॉल्यूशन जनरेट नहीं होता, ठीक है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको कोई फ्यूल नहीं चाहिए। क्या इस्तेमाल होता है? पानी। और पानी क्या है? रीन्यूएबल सोर्स है, सही है। तो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि ये पानी से प्रोड्यूस हो रही है। और एक बात याद रखना, मैंने तुम लोगों को एक बात और बताई थी, अगर तुम लोगों को याद आ रहा हो, क्या इसमें पानी इस्तेमाल होता है या पानी का सिर्फ प्रेशर इस्तेमाल होता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें क्या वाटर यूज होता है या सिर्फ वाटर का प्रेशर यूज होता है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा? वाटर का प्रेशर यूज होता है। पानी कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता। वो पानी बाद में जो है एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसमें पानी का सिर्फ प्रेशर यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये चीपेस्ट है, क्योंकि इसमें पानी ज़ाया नहीं होता, सिर्फ पानी का प्रेशर यूज होता है, ठीक है। ओके, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स फॉर जनरेटिंग HEP ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरीगेशन, इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड कंट्रोलिंग फ्लड्स। डैम्स होते हैं मल्टीपर्पज। डैम्स क्या होते हैं? मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब ये है कि इससे तुम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, और ये पानी प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये पानी प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ये पानी प्रोवाइड करते हैं घरों के लिए, फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। तो डैम्स मल्टीपर्पज होते हैं, ठीक है। चौथा, हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग चीप इलेक्ट्रिसिटी टू इंडस्ट्रीज। आप सबको पता है कि इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, लार्ज मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, और आपके मुल्क में जितना चीप इलेक्ट्रिसिटी होगी, उतने आपके मुल्क में ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगेंगी। जितना ज़्यादा चीप इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो HEP से इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, क्योंकि HEP चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लास्ट, reduces dependency on imported crude oil for power generation। देखो, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे HEP से, तो क्या हमें ऑयल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? अगर हम HEP से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, तो जो क्रूड ऑयल से, पेट्रोल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उस पर हमारी डिपेंडेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं, प्लीज़ जल्दी से बताओ। बेटा, अगर हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे, अगर हम लोग पानी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वाटर के थ्रू, हमारा पोटेंशियल 60,000 मेगावाट्स का है, तो हमारी डिपेंडेंस
क्रूड ऑयल पे, पेट्रोलियम पे कम हो जाएगी, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसेस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। और आपको पता है क्रूड ऑयल हमें सऊदी अरेबिया से मंगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क से डॉलर्स जाते हैं, डॉलर्स का आउटफ्लो होता है। तो अगर हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी पानी को इस्तेमाल करके डैम्स के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे, तो सऊदी अरेबिया के ऑयल पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज सेव होगा, हमारे डॉलर्स क्या होंगे, सेव होंगे, सेव्स फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारे पास कुछ फ़ायदे हैं एचईपी के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के, ठीक है। यहाँ तक तो फायदे। अब आप लोग एक छोटा सा काम करो, 30 सेकेंड्स लो, ये सारे बेनिफिट्स पढ़ो, मैं ज़रा डिसएडवांटेजेस पर आऊँ, जल्दी से पढ़ लो। ओके, आप सबने पढ़ लिया एडवांटेजेस ऑफ एचईपी, ठीक है, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। और तुम लोग साथ में ना इसका एक स्क्रीनशॉट भी ज़रा ले लेना। उसकी वजह यह है कि स्क्रीनशॉट लेते रहोगे ना तो आराम से चीज़ समझ में भी आ जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम ज़रा डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एचईपी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की के नुकसानात या चैलेंजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है, उसको हम ज़रा देखते हैं। तो कमिंग टू द फर्स्ट डिसएडवांटेज, हम लोग पहले डिसएडवांटेज पर आते हैं। द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एचईपी स्टेशन इज़ वेरी हाई, गवर्नमेंट में बोरो लोन्स, इंक्रीजेस डेट बर्डन। देखो पहला नुकसान ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान बीइंग अ पुअर कंट्री, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें लोन्स लेने पड़ते हैं। लोन्स लेने की वजह से क्या होता है कि हमारा डेट बर्डन, डेट बर्डन का मतलब क्या होता है, कर्जा, कर्जा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा दूसरा डिसएडवांटेज क्या है एचईपी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। अ वेरी लार्ज एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगी, डिफॉरेस्टेशन, दरख्त काटने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया चाहिए डैम बनाने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, डैम को कैनाल्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, दरख्त का काटे जाएंगे, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, एनिमल्स का हैबिटेट भी डिस्ट्रॉय होगा। और जिन प्लेसेस पे आप एग्रीकल्चर करते थे वहाँ पे फार्म्स थे, फ्रूट फार्मिंग होती थी, एग्रीकल्चरल लैंड भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपने उस जगह पे डैम बना दी है। ठीक है, तो लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हाँ बिल्कुल उस पर मैं आ रहा हूँ, लॉस ऑफ हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ और लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरा, लेस एचईपी जनरेशन इन विंटर्स एज रिवर्स फ्रीज। देखो सर्दियों में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है ना वो कम हो जाती है। सर कम क्यों होती है सर्दियों में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, क्योंकि जो आपके रिवर्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। जब रिवर्स फ्रीज होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का प्रेशर स्लो हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जो वाटर का प्रेशर है वो स्लो हो जाता है विंटर्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से कम एचईपी जनरेट होती है। चौथा पॉइंट, सिल्टेशन इन डैम्स रिड्यूसेस एचईपी जनरेशन। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या होता है डैम्स में, एक मसला और होता है, आप सबको पता होगा ये बात। देखो डैम में एक मसला है ना, वो मसला क्या है उसको हम ज़रा देखते हैं। ये आपके पास डैम बना हुआ है, और डैम में जो है वो पानी आ रहा है रिवर का, या फिर रेन का पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है डैम में। ठीक है, अब ये डैम में पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर ना मिट्टी है, मिट्टी, मिट्टी को हम क्या कहते हैं, सिल्ट। इस पानी के अंदर मिट्टी है,
मट्टी होता क्या है, वो डैम के नीचे सेटल हो जाती है, वो डैम के नीचे बैठ जाती है। मट्टी ये डैम के नीचे बैठ जाती है, क्योंकि आपको पता है मट्टी जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती, इनसॉल्यूबल है, डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये जो सिल्ट है, सिल्ट मट्टी, ये डैम्स में नीचे बैठ जाती है। और इससे तुम लोग मुझे ज़रा ये बताना कि डैम्स की कैपेसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर मट्टी नीचे बैठ गई डैम्स में, तो इससे डैम्स की कैपेसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, एचईपी जनरेशन भी कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर एक और तुम्हें नुकसान बताया हुआ है एचईपी का, फिजिकल बैरियर्स। HEP stations can only be built in high altitude areas where rivers are present. Steep slope is required. हम लोग जो HEP स्टेशंस हैं, जो लार्ज डैम्स हैं, वो हर जगह पे नहीं बना सकते। उसके लिए लिमिटेड प्लेसेस हैं जहां पर आप डैम्स बना सकते हो, HEP स्टेशंस बना सकते हो, हर जगह पे नहीं बना सकते। फ्लैट एरिया पे आप डैम नहीं बना सकते, क्योंकि डैम के लिए आपको स्लोप चाहिए। तो जब भी हमने देखा था कि पाकिस्तान में जो HEP स्टेशंस हैं, वो सिर्फ कहाँ पे बन सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में बन सकते हैं। बाकी कहीं पर डैम्स नहीं बनाए जा सकते। लार्ज डैम्स की बात कर रहा हूँ, HEP स्टेशंस की, और लार्ज डैम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो, जिन जगहों पे हमें डैम बनाने हैं ना, वहाँ पे लोग रह रहे थे। अब उन लोगों को वहाँ से क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। अगर गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रही है, डैम बना रही है, और वहाँ पे लोग रह रहे थे, तो गवर्नमेंट को लोगों को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के लोगों को वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इवैक्यूएट करना पड़ेगा वहां से, उनको रीलोकेट करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट उनको कहीं और जगह देगी, तो गवर्नमेंट क्या, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी या वो लोग खुद उठाएंगे? आप लोग जरा सोच के बताओ। गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रही है, डैम बना रही है, और गवर्नमेंट लोगों को वहां से हटा रही है, रीलोकेट कर रही है, तो इसका खर्चा कौन उठाएगी? गवर्नमेंट उठाएगी, है ना। तो डैम्स बनाने के लिए गवर्नमेंट लोगों को सब्स्टिट्यूट लैंड देती है। क्या देती है गवर्नमेंट लोगों को? सब्स्टिट्यूट लैंड देती है, और इसका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। गवर्नमेंट हैज टू बेयर रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये डैम्स के डिसएडवांटेजेस हैं। जल्दी से ज़रा देखो, इसको गो थ्रू करो, मुझे जल्दी से बताओ कि समझ में आ गई ये बात। डैम्स एक डिटेल्ड टॉपिक था, ये मैंने आपको, HEP का, सॉरी, HEP एक डिटेल्ड टॉपिक था, ये मैंने इसके जितने सवाल आ सकते हैं वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब मैं सोलर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे जल्दी से पढ़ के बताओ, बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? इज एवरीवन डन? बात समझ में आ गई? चलो, अब हम जरा HEP की तरफ। अब मैं तुम्हें जरा एक चीज बताऊं कि हमने क्या डिस्कस कर ली है पावर रिसोर्सेज में, ताकि तुम लोग को पता हो ना कि हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं। देखो, हमने HEP डिस्कस कर ली है। अब मैं आ रहा हूँ सोलर पे। सोलर में डिस्कस करूंगा, स्क्रीन पर नजर रखना। सोलर पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं आप लोग को जरा ये समझाने की कोशिश करूंगा, गौर से देखना। अच्छा, ये जो हमारे पास बेटा सिलेबस का पार्ट तो है, लेकिन उसके सवाल नहीं आते एक्सेप्ट फॉर एक या दो नंबर का सवाल, क्योंकि ये पाकिस्तान में डेवलप नहीं है। आपको कोई भी टाइडल एनर्जी का स्टेशन नज़र नहीं आएगा।
सिस्टम नज़र नहीं आएगा। जियो थर्मल का कोई भी पाकिस्तान में स्टेशन नहीं है, तो ये डेवलप नहीं है। तो पास्ट पेपर में इसके सिर्फ आपको 1 या 2 मार्क का पूछ लेता है, एडवांटेजेस बता दो। तो एडवांटेजेस तुम वही बता दो जो तुम्हें पता है, इको फ्रेंडली है, चीप है, ये बस लिख सकती हो जो कॉमन एडवांटेजेस हर हर रीन्यूएबल सोर्स के हैं, ठीक है। अच्छा चलो, ये आप लोगों को एक सोलर पैनल नजर आ रहा है, आप सबको जल्दी से बताइएगा जरा। सोलर पैनल सबको विजिबल है? ठीक है। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये किससे ऑब्टेन होती है? फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से प्रोड्यूस होती है। और आपको नज़र आ रहा है कि सोलर पैनल के ऊपर सोलर सेल्स होते हैं। ये सोलर सेल्स चार्ज होते हैं सनलाइट से, और ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम जल्दी से देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेज इसका क्या है? चीप है, एज सनलाइट इज अवेलेबल फॉर फ्री। सेकंड, पाकिस्तान has high potential of solar energy, especially towards southern Pakistan due to proximity to equator, 300 sunny days per year। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, जरा पहले इसको देख लेना। हाँ, उस पर मैं भी आ रहा हूँ, उस पर मैं भी आ रहा हूँ। पहले हम लोग ये देख लें, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस पर आ रहा हूँ, ठीक है। Helps in reducing dependence on imported crude oil। मैं बस जल्दी से एडवांटेजेस डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। गौर से आप लोगों ने इसको देखना है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, अब हम हाँ, ये वाटर प्रूफ होते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब हम ज़रा एडवांटेजेस पर आते हैं सोलर एनर्जी के। तुम लोग ज़रा एडवांटेजेस का एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सोलर एनर्जी अगेन हम सबको पता है रीन्यूएबल है। क्या है? रीन्यूएबल है। और रीन्यूएबल है तो उसका उसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा तो ये है कि ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली है, नो पॉल्यूशन, ठीक है। इको फ्रेंडली है, नो पॉल्यूशन इज जनरेटेड, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ये तो हम सबको पता ही है ना। अच्छा, चीप क्यों है? चीप एज सनलाइट इज अवेलेबल फॉर फ्री, क्योंकि सनलाइट फ्री में अवेलेबल है। सनलाइट के लिए हमें अल्लाह ताला को कोई पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। तो सनलाइट इज फ्री, तो इस वजह से सोलर एनर्जी जो है ये चीप है। दूसरा, पाकिस्तान हैज़ हाई पोटेंशियल।
पाकिस्तान के पास बहुत हाई पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। आपको पता है जो साउथ है पाकिस्तान का, सदर्न पाकिस्तान, जिसमें आपके पास सिंध का प्रोविंस है, बलूचिस्तान का प्रोविंस है, पंजाब का प्रोविंस है, सदर्न पंजाब। पाकिस्तान का जो साउथ है, साउथ में आपके पास सिंध आ गया, बलूचिस्तान आ गया, और साउथ पंजाब। ये इक्वेटर के करीब है, इक्वेटर, इक्वेटर के करीब है। और आपको पता है इक्वेटर ये वो इमेजिनरी लाइन है जिसने अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। जितना आप इक्वेटर के करीब रहेंगे, कोई भी एरिया जितना इक्वेटर के करीब होगा वहां पे सनलाइट ज्यादा होगी, वहां पे सनलाइट ज्यादा होगी जितना एरिया इक्वेटर के करीब होगा। तो पाकिस्तान का जो साउथ है वो इक्वेटर के करीब है, यहाँ पे सनलाइट ज्यादा है। तकरीबन कितने सनी डेज हैं, 300 सनी डेज हैं। तो हमारे यहाँ सोलर का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जब भी तुम देखो कराची में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। अब तो तकरीबन हर 10 में से 2-3 घरों में सोलर पैनल्स आपको लगे हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सोलर से प्रोड्यूस करें तो सऊदी अरेबिया के क्रूड ऑयल पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी देती है वो पेट्रोल को यूज़ करके देती है, तो हमारी डिपेंडेंस सऊदी अरेबिया के क्रूड ऑयल पे कम होगी। इससे पाकिस्तान के डॉलर्स बचेंगे, सेव्स फॉरेन एक्सचेंज। हमारे डॉलर वेस्ट नहीं होंगे क्योंकि हमें सऊदी अरेबिया को डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर के थ्रू बनाएं, एचईपी के थ्रू बनाएं, तो सऊदी अरेबिया पे हमारी डिपेंडेंस कम होगी, हमारे पैसे बचेंगे। अच्छा, जब मैं और आप घर में सोलर एनर्जी यूज़ करते हैं तो उससे मेरे और आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? जल्दी से बताओ। जिन घरों में सोलर पैनल्स लगा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा होंगे कम होंगे? कम होंगे, इजेंट इट, है ना? और आखिरी बात जरा, अच्छा ये 10 मिनट के बाद आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, एट अराउंड 7:10, 7:10 पे प्लीज आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है? पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, रूरल एरियाज कौन से होते हैं? विलेजेस। तुम लोग मुझे जरा सोच के बताना, क्या वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क अच्छा है या बुरा है? जो हमारे विलेजेस हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क अच्छा है या बुरा?